सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ कानून पर मोदी सरकार की बड़ी हार की, एसआईआर पर चुनाव आयोग को पड़ी फटकार की। जानेंगे कैसे बिहार में मोदी के दौरे ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किल, कांग्रेस ने मोदी पर क्यों लगाए मित्र को फायदा पहुंचाने के आरोप। देखेंगे मोदी शाह ने कैसे पाकिस्तान को कराया फायदा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंजाब पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, पीड़ितों से की मुलाकात, मदद का दिया आश्वासन। एआई से हो निगरानी, कैमरा बंद होने पर आया अलर्ट, थानों में सीसीटीवी काम न करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का आरोप, किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही फडणवीस सरकार, आंदोलन की दी चेतावनी। शेयर बाजार में गिरावट, 118 अंकों की गिरावट के साथ 81,785 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 44 अंकों की गिरावट के साथ 25,069 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन कानून पर मोदी सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। कानून के जिन प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, कोर्ट ने उन सभी पर रोक लगा दी है। बिहार चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के आए इस फैसले ने पूरे एनडीए को ही मुश्किल में डाल दिया है। तो क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन कानून पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के कानून में बदलाव के अधिकांश प्रावधानों पर कैंची चला दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव के अधिकांश प्रावधानों पर कैंची चला दी है। जिन प्रावधानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, कोर्ट ने उन प्रावधानों पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में कलेक्टर की भूमिका को सीमित कर दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने वक्फ कानून की धारा 2C के साथ 3C और 3R को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी। सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने अपने आदेश में कहा, धारा 2C में प्रावधान किया गया था कि जब तक नामित अधिकारी की रिपोर्ट दाखिल नहीं होती, संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को स्थगित कर दिया है। वहीं धारा C में कलेक्टर को संपत्ति का अधिकार तय करने की शक्ति दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन माना है। अब अंतिम फैसले तक वक्फ का संपत्ति का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। धारा 3R में ये शर्त थी कि किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य इसे लेकर नियम नहीं बनाते, तब तक ये प्रावधान स्थगित रहेगा। वक्फ करने की 5 साल की लिमिट पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और वक्फ बोर्ड में ये संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होगा। सीजीआई ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि हमने पूरे कानून को लेकर फैसला नहीं दिया है, बल्कि कानून के जिन प्रावधानों को चुनौती दी गई है उन पर रोक लगाई। यानी याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जो मोदी सरकार की बड़ी हार माना जा रहा है। वक्फ कानून पर मोदी सरकार को झटका लगा है, तो एसआईआर पर चुनाव आयोग को भी कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कह दिया है कि अगर एसआईआर में गड़बड़ी मिलती है तो वो इस पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देगा। जबकि चुनाव आयोग बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी कर रहा है। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के तेवर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सवाल किया कि इस समय की स्थिति क्या है। क्या हमें इस बात का आंकलन होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कितने लोग छूट गए हैं। जिस पर याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि चुनाव आयोग अब दूसरे राज्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए कोर्ट एक तारीख दे दे। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि एक अवैध कार्य प्रणाली के कारण मुझे मतदान के अधिकार से क्यों वंचित किया जाए। जिसके बाद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से गुजारिश की कि वो इस पर जल्दी फैसला सुनाए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जो हो रहा है वो चुनाव आयोग के नियमों और उनके अपने मैनुअल का घोर उल्लंघन है, कोई पारदर्शिता नहीं है। वहीं बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने आधार के मुद्दे को फिर उठाते हुए कहा कि इसे 12 दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही चुनाव आयोग को निर्देश दे चुका है कि उसे एसआईआर के लिए मान्य दस्तावेजों में आधार को जोड़ना होगा। यानी पहले ही चुनाव आयोग को एक झटका मिल चुका है और अब इस प्रक्रिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने इसमें कोई गलती की है तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया रद्द होगी। कोर्ट बिहार एसआईआर पर आंशिक राय नहीं दे सकता। जो भी अंतिम फैसला होगा वो पूरे देश पर लागू होगा। जिसके बाद आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि इस मामले में चुनाव आयोग को कोर्ट से एक और झटका लग सकता है। पूरी एसआईआर प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है। एसआईआर रद्द कीजिए और बीजेपी की मान्यता रद्द कीजिए, सब कचरा साफ हो जाएगा। करने के निर्देश दिए हैं।
Ever wondered what your home एसआईआर की प्रक्रिया सवालों में है, तो सवालों में पीएम मोदी का बिहार दौरा भी फंस गया है। पीएम पूर्णिया पहुंचे थे। 5 दिन बाद नीतीश कुमार भी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए, लेकिन पीएम के बिहार पहुंचने से पहले ही आरजेडी ने उन्हें घेर लिया। तो क्यों इस बार बिहार दौरे पर घिर गए पीएम मोदी, देखिए इस रिपोर्ट में। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, बिहार में केंद्र की तमाम योजनाओं को गिनाया, लेकिन वो अपने इस दौरे को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं। आरजेडी ने पीएम मोदी पर सवालों की बौछार कर दी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसा और बिहार की जनता को जुमला दिवस की बधाई दी। एक्स पर लालू यादव ने 12 सेकंड के वीडियो के साथ पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा है, आज बिहार में जुमला दिवस है, जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लालू यादव ने पीएम मोदी की फोटो के साथ गाना सेट कर एक वीडियो बनाया। गाने के बोल हैं, एक एक वोट की सिफारिश आज होगी बिहार में, जुमलों की बारिश आज होगी बिहार में। इससे पहले लालू यादव के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी के दौरे पर हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार अपनी सफलताओं को छुपाने के लिए जंगल राज का नारा लगा रही है। तेजस्वी ने पीएम को अपने कार्यक्रम स्थल के आसपास की जर्जर बिना शिक्षकों वाले स्कूलों और खराब स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को देखने की चुनौती दी। उन्होंने पीएम मोदी की रैली पर होने वाले भारी खर्च पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक रैली से राज्य पर 100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है, जिससे टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद होता है और इस पैसे का इस्तेमाल स्कूलों में चारदीवारी, खेल के मैदान और लड़कियों के लिए शौचालय बनाने में किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब इस बनावटीपन को समझ चुकी है और अब ऐसे झूठ और जुमले नहीं चलेंगे। अब पीएम मोदी के बिहार दौरे ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है। पीएम के दौरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल बिहार में महंगी बिजली और गौतम अडानी के लिए बन रहे नियमों को लेकर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार की नीतियों पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जमीन बिहार की, कोयला बिहार का, बिजली बिहार की, लेकिन सबसे महंगी मिलेगी भी बिहार के लोगों को। तो क्या आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने कई प्लान तैयार किए हैं और इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो जनता के वोट से जीतने की स्थिति में नहीं दिख रही है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का दावा है कि बिहार में बीजेपी की तरफ से वोट चोरी का बंदोबस्त तो किया ही जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन चलाया है उससे सरकार को डर भी सता रहा है कि अगर वोट चोरी में कामयाबी नहीं मिली तो क्या होगा। इसलिए मोदी जाते जाते गौतम अडानी को सारी चीजें सौंप रहे हैं। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, ये निर्णय लिया गया। ये 2400 मेगावाट का यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब ये नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब ये कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अडानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। ये लूटने के बाद डबल लूट है। अडानी को नरेंद्र मोदी के दोस्त होने का फायदा मिल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी खुद को किसानों का हितैषी बताती है, एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चलाती है, और दूसरी तरफ ये सब करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले एक पेड़ मां के नाम जैसा अभियान चलाती है, फिर उसी जमीन को जिसे किसान मां के समान मानता है उसकी कीमत 1 रुपए लगाती है। किसानों को धमकाकर जबरदस्ती पेंसिल से दस्तखत कराए गए और उनकी जमीन ली गई। फिर इसी प्लांट से निकली बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बेची जाएगी, जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए ये दर 3 से 4 रुपए है। नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के लिए बिहार को कुछ इसी तरह से लूट रहे हैं और यही सब करके बिहार को बीमारू राज्य बना दिया गया। पवन खेड़ा के खुलासे से मोदी विपक्ष के निशाने पर तो आ ही गए हैं, साथ ही पीएम मोदी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।
कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए हैं कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ही सब काम हो रही है। तो शिवसेना यूबीटी ने तो ये खुलासा कर धमाका कर दिया है कि मोदी और शाह ने पाकिस्तान को 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब इनसे पाकिस्तान भारत में आतंकी कार्रवाई कराएगा। तो क्या कुछ कहा है शिवसेना यूबीटी सांसद ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप को लेकर विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा है। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। खिलाड़ियों की तरफ से साफ कर दिया गया कि उनके ऊपर मैच खेलने का दबाव था और ये दबाव बीसीसीआई और मोदी सरकार की तरफ से डाला गया था। और अब इस मुकाबले को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये पूरा मैच फिक्स था। इस मैच से पाकिस्तान को बड़ी रिश्वत दी गई। 1.5 लाख करोड़ रुपए का सट्टा लगा। पूरा मैच फिक्स था। मैच होने से 1000 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला है। 50,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान को गया। पाकिस्तान को ये पैसा मोदी और अमित शाह के बेटे जय शाह ने दिया है। संजय राउत ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपने कहा कि लोन नहीं दे, क्योंकि ये पैसा आतंकवादी गतिविधि में इस्तेमाल होगा। कल जो भारत की मदद से पाकिस्तान को पैसा मिला उसका क्या? इसलिए अब सरकार बताए कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद में करेगा या नहीं। सुनील गावस्कर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस मैच को अनुमति दी। अब संजय राउत के इस बयान ने मोदी सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आर्थिक मदद न मिलने की बात करता है तो फिर खुद क्यों उसे फायदा पहुंचा रहा है? अब मोदी सरकार इन सवालों का कैसे जवाब देती है? This is why I stopped shopping. भारत और पाकिस्तान मुकाबले को लेकर पहले से ही देश में गुस्सा दिखाई दे रहा था और अब संजय राउत के आरोपों ने मोदी सरकार को घेर लिया है। तो सरकार को इस बात की चिंता दिखाई दे रही है कि जो गुस्सा अभी लोगों के मन में है वो कहीं सड़क पर ना आ जाए। इसलिए अब मोदी सरकार ने जन आंदोलन को लेकर पहले ही बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या है सरकार की योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस तरह नेपाल में तख्ता पलट हुआ, क्या उसी तरह भारत में भी कुछ होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि सरकार को जन आंदोलन से डर लग रहा है। दरअसल मोदी सरकार ने आजादी के बाद जितने भी जन आंदोलन हुए हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध प्रदर्शनों के कारणों, पैटर्न और परिणामों का आकलन करने के लिए कहा है। खास तौर पर उन जन आंदोलनों में पर्दे के पीछे कौन लोग शामिल थे, आंदोलन के लिए फंडिंग कैसे और किसने की, इसका पता लगाने को कहा गया है। शाह ने ये निर्देश जुलाई के अंतिम हफ्ते में नई दिल्ली में आयोजित इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 में दिए थे। आप ये तो जानते ही हैं कि पिछले 4 सालों के दौरान भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में जन आंदोलन से सरकार पलट चुकी है। पाकिस्तान में भी लगातार आंदोलन चलते रहते हैं। ऐसे में सरकार जन आंदोलन से जुड़ा डेटा इकट्ठा कर भविष्य के लिए रणनीति तैयार करना चाहती है कि अगर ऐसा कोई आंदोलन उसके खिलाफ खड़ा होता है तो सरकार की रणनीति क्या होगी। अब अगर मौजूदा वक्त में देखें तो जिस तरह विपक्ष के आरोपों में सरकार घिरी हुई है, लोगों में भी अब सरकार पर उतना भरोसा नहीं रह गया। विपक्ष भी इस तरह की चेतावनी दे रहा है कि कल को भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसे में मोदी सरकार का डर साफ दिखाई दे रहा है। भारत में होने वाले जन आंदोलन की स्टडी होगी जिससे इस तरह के आंदोलन को शुरू से ही रोका जा सके। कहीं भारत में नेपाल या बांग्लादेश जैसी स्थिति न बन जाए। नेपाल में तो पिछले सप्ताह ही जन आंदोलन हुआ था जिसके बाद सरकार पलट गई। सुशीला कार्की नेपाल के कार्यवाहक पीएम बन गई हैं। उनके मंत्रिमंडल में अब 3 सदस्य शामिल हो गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद अब जब हालात को सामान्य बनाने की कोशिशें चल रही थी कि इसी बीच एक बार फिर युवाओं के एक गुट में नाराजगी दिखाई दी। उन्होंने नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का इस्तीफा ही मांग लिया। उनकी नाराजगी कैबिनेट विस्तार को लेकर है। सुदान गुरुंग के नेतृत्व वाले इस गुट का आरोप है कि अंतरिम सरकार प्रदर्शनकारियों की राय लिए बिना मंत्रियों को चुन रही है। गुरुंग ने धमकी दी है कि अगर हम फिर सड़क पर उतरे तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। जिस कुर्सी पर बैठाया है वहीं से निकाल फेंकेंगे। दरअसल 15 सितंबर को कार्की के कैबिनेट का विस्तार हुआ। 3 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ओम प्रकाश अर्याल ने बतौर गृह मंत्री शपथ ली तो रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री, कुलमान घीसिंग को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। अंतरिम सरकार की तरफ से इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान देश को हुए नुकसान से उबारने की भी कोशिशें पूरी की जा रही हैं। हिंसा में मरने वालों की संख्या 72 हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने देश की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं की इमारतें फूंक दी थी। हालात ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को नए सिरे से तैयार करना पड़ा। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट अस्थायी तंबू में चल रही है और इस बीच ओली सरकार के तख्ता पलट को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। भारतीय अखबार द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल में अमेरिकी हस्तक्षेप के आरोप पहली नजर में राजनीतिक लगते हैं, लेकिन ये निराधार नहीं है।
पहले सार्वजनिक किए गए अमेरिकी रिकॉर्ड और बयान बताते हैं कि वॉशिंगटन ने कई बार नेपाल को अपनी सीक्रेट लड़ाइयों का मंच बनाया है, जिसके बाद नेपाल की राजनीति में अचानक आए इस तूफान को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बहरहाल मौजूदा हालात में सुशीला कार्की को भी सरकार चलाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कल भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दिलचस्प मुकाबला एक बार फिर हुआ, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा।